नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर होगी उसमें पहली बड़ी खबर है, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर से घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने की बात कही है। तो उधर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार भी तेजी से घुसपैठियों को पकड़ रही है। इस बड़ी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है, कर्नाटक में सिद्धारमैया ने छोड़ी कुर्सी। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदरूनी नाटक के बीच आज सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है, तो डीके शिव कुमार की ताजपोशी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। क्या है खबर, बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है, थम नहीं रही अमेरिका ईरान जंग। मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की बातचीत के बीच संघर्ष बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद बातचीत के फिर से पटरी से उतरने की आशंका बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, इस खबर पे भी होगी विस्तार से नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प, देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा बाहर। कहा, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप जाने लगे हैं वापस। कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आखिरकार छोड़ी कुर्सी। कल होगी विधायक दल की बैठक, डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर संभव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। कहा, वैश्विक संकट के समय राजनीति उचित नहीं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए किया है काम। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर आमने सामने ईरान और अमेरिका। बंदर अब्बास में अमेरिकी धमाके, ईरान ने भी किए जवाबी हमले। ट्रंप का तेहरान को अल्टीमेटम, शर्तें मानो या सैन्य कार्रवाई के लिए रहो तैयार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत की आर्थिक प्रगति को सराहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बताया असाधारण अवसर। पीएम मोदी की फिर मेजबानी करने की जताई आशा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजनीति से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ अवैध घुसपैठ, कानून व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती चर्चा का विषय है, तो दूसरी तरफ सामाजिक योजनाओं की जांच, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और बदलते राजनीतिक समीकरण भी सुर्खियां बने हुए हैं। एक और केंद्र सरकार देश में घुसपैठ को तेजी से रोकने का काम कर रही है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार भी घुसपैठियों को लेकर लगातार सख्त बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार द्वारा बाड़बंदी को लेकर उपलब्ध कराई गई जमीन के लिए बंगाल सरकार का शुक्रिया अदा किया, तो देश से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालने की अपनी बात को आज फिर से दोहराया है। देश में घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने के बाद से बंगाल में भी घुसपैठ और घुसपैठियों पर एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक बार फिर से कहा कि देश में मौजूद एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि
भारत सरकार को दे दी। जहां एक और केंद्र सरकार सख्ती दिखा रही है, तो बंगाल की बीजेपी सरकार ने भी घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए काम तेज किया है और इस सिलसिले में हर जिले में डिटेंशन सेंटर भी खोले गए हैं। शुभेंदु सरकार की इस सख्ती के बाद से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ हुई है और बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठिए खुद ब खुद पहुंच रहे हैं, जो बताता है कि पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। बंगाल में जहां एक और घुसपैठियों को लेकर सख्ती है, तो वहीं ममता सरकार के समय टीएमसी के जिन गुंडों की तूती बोलती थी, आज उन्हें कानून के दायरे में लाया जा रहा है। बीते कई दिनों से ऐसे गुंडों को बंगाल पुलिस जनता के सामने हथकड़ी लगाकर नुमाइश कर रही है। तो गुरुवार को ऐसी ही तस्वीर बंगाल के बीजपुर से सामने आई, जहां एक ऐसे ही टीएमसी के गुंडे को पुलिस ने जनता के सामने रस्सी बांधकर घुमाया। शुभेंदु सरकार जहां कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखा रही है, तो ममता सरकार के समय के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रही है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में लागू लक्ष्मी भंडार योजनाओं के लाभार्थी सूची में घुसपैठियों और फर्जी नामों की पहचान हुई है। लक्ष्मी भंडार योजना में कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से लगभग 30 लाख फर्जी लाभार्थियों का दावा किया गया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी है। इस वक्त राकिबुल शेख लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके पिता का नाम मंसूर शेख है। घर शियाल मारा में है। पोस्ट बहरामपुर के राधार घाट नंबर 1 पंचायत निवासी राकिबुल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ भी गड़बड़ी और फर्जी लाभार्थियों की घुसपैठ हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने ममता सरकार के समय के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक योजना के लाभार्थियों के सत्यापन की बड़ी शुरुआत की है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यह प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के साथ साथ घर घर जाकर जांच भी की जाएगी। बीजेपी सरकार के इस कदम पर टीएमसी विरोध कर रही है, जिसके बाद बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। How can you, do you have the right to speak on corruption from any TMC Vidayak or MP or ex-chief minister? I don't think they have the right. TMC as a party have lost the right to comment on corruption and women atrocity and insulting women. ममता सरकार के समय हुए कई बड़े घोटालों को लेकर अब उनकी पार्टी से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं और बड़े बड़े पार्टी नेताओं का टीएमसी से इस्तीफे का सिलसिला चल पड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि भले ही कई मुश्किल मौकों पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं था, फिर भी मैंने मीडिया में कई विवादित मुद्दों पर पार्टी के लिए खुलकर लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए आम लोगों ने अक्सर मेरी तारीफ की है। लेकिन मौजूदा हालात में जब बंगाल की जनता ने आरजी केस और कैश फॉर जॉब भ्रष्टाचार जैसे कई अनैतिक कामों और भ्रष्टाचार की वजह से हमें नकार दिया है, तो मेरा मन अब एक प्रवक्ता के तौर पर किसी भी तरह से उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है। इसलिए जनता के फैसले को ध्यान में रखते हुए मैं तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। इसी कड़ी में इस्तीफा देने वाली टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी है। काकोली ने आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने उनके साथ गाली गलौज की और लैंगिक भेदभाव किया। इन तमाम नेताओं के इस्तीफे और बयान टीएमसी के अंदर के हालात से पर्दा उठा रहे हैं। इस बीच बंगाल में आज ईद उल अजहा की मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई नमाज की तस्वीरें भी सुर्खियों में रहीं। बीजेपी सरकार ने सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। बीजेपी सरकार ने पशुओं की कुर्बानी के नियमों को भी सख्ती से लागू किया, तो खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी का आज के दिन इस्कॉन मंदिर पहुंचकर गौ सेवा करना भी
सुर्खियां बटोर रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से एक तरफ ममता सरकार के भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, तो सामाजिक योजनाओं की पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी तेज हो गया है। तो वहीं कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और घुसपैठियों पर सख्ती हो रही है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बदलता हुआ एक बंगाल दिखाई पड़ रहा है। कई मोर्चों पर यह बदलाव है, लेकिन सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला जिसमें घुसपैठ शामिल है, उसको लेकर सख्ती दिखाई पड़ रही है। केंद्र और राज्य यानी बंगाल की सरकार एक राय होकर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, घुसपैठ से मुक्ति का वादा, सोनार बांग्ला का इरादा, क्योंकि इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराता हूं। अभ्र सेन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मोहम्मद एहतशामुल हक है, टीएमसी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार नंदिता चटर्जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। एहतशामुल हक साहब, क्योंकि अब लगातार घुसपैठ को लेकर जहां केंद्र सरकार सख्ती, अब बंगाल में भी वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। शुभेंदु सरकार सख्त दिखाई पड़ रही है और अब खुद लोग अपने आप बॉर्डर पे जाकर एक तरीके से जाना चाहते हैं और होल्डिंग सेंटर्स में भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कम से कम जिस बात को टीएमसी लंबे समय तक नकारती रही, वो सच तो अब सामने दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आयन प्रताप सिंह जी, बहुत सही आपने कहा। जिस हिसाब से जो देखा जा रहा बॉर्डर इलाके में जो अपने आप से लोग चले जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ये बात सच साबित होते दिख रहा है। और मैं आपके जो दूरदर्शन चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण देशवासियों को, मैं आज ईद उल अजहा का दिन है, आप तमाम लोगों को बधाई अपनी ओर से देते हूँ। जितने पैनलिस्ट है, जितने भी श्रोता इस दूरदर्शन को देखने वाले हैं, ये वाकई में सही बात आपने कहा, जो एकदम सही साबित हो रहा है। ये कहीं न कहीं समझ लिए कि हमारी सरकार कहीं न कहीं यहाँ पे नाकामी थी, और जिसका जीता जागता सबूत समझ लिए आप पर्दे पे देख रहे हैं। नहीं, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के समय ये नाकामी थी, आप ये स्वीकार कर रहे हैं? कहीं नहीं, ये तो सच साबित दिख रहा है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नहीं तो फिर ये लोग प्लान सडनली कहां से कर रहे थे? ये सडनली अभी अचानक प्लान कर, इसका मतलब है कुछ न कुछ यहाँ जो उस पार से लोग आकर के यहाँ पर रह रहे थे। आज देखे, मैंने न्यूज के माध्यम देखा कि लोग, बहुत सारे लोग 10 साल से रह रहे, कोई 15 साल से रह रहे थे। आज लोगों को जब कड़ी समझ लियो उस पर नकेल कसा जा रहा, तो आप रहे, तो ये तो नहीं, तो ये जो बात हक साहब जो बात आप स्वीकार रहे हैं कि वो इस वक्त की स्थिति थी, तो बीजेपी जो लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पे आरोप लगाती थी कि साहब तुष्टीकरण की नीति करके आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो एक तरीके से उस आरोप को भी स्वीकारता आप सीधे तौर पर एक तरीके से मान रहे हैं कि वोट बैंक के लिए सब होता रहा खुलेआम? देखिए, कहीं न कहीं तो ये दिखता है, ये तो झलक दिख रहा है कि इस तरह की अगर है तो जाहिर है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं समझिए, ये शरणार्थी जो भी है वो हमारे समझ लिए देश के नहीं है, उसको बाहर हर हाल में निकालना चाहिए, इस पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह की घुसपैठियां अगर है, तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जिन्होंने वादा किया था, अभी इलेक्शन से पहले हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आके कहा कि चुन करके निकालेंगे और 45 दिन के अंदर हम इस तरह का काम करेंगे, तो उन्होंने, और आज भी उन्होंने कहा है और हमने अभी सुनवाया भी है। अभ्र सेन जी, क्योंकि अब टीएमसी के तमाम समर्थक या टीएमसी के नेताओं की अगर बात बदलने लगी है और वो ये कह रहे हैं कि साहब इस प्रकार की समस्याएं पूर्ववर्ती सरकार में थी, तो एक तरीके से आपके द्वारा जो शुरुआती कदम उठाए गए हैं आपकी सरकार के द्वारा, उसको समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। अभ्र सेन जी, देखिए, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल है, ये भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल है, ये क्रांतिकारियों का पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये एकदम कैटेगरिकली मैं बोल रहा हूँ। कोई भी घुसपैठिया यहाँ पे अगर है वो भाग जाए, नहीं तो सरकार अपना काम करेगी, उनको भगाने के लिए जो करना है वो सरकार करेगी। लेकिन हमको ये भूलना नहीं है कि पिछली टीएमसी सरकार ने क्या किया था। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो जगह केंद्र सरकार बार बार मांग रही थी, उन्होंने उस जगह का पैसा लेके भी वो जगह नहीं दिया। इसका मतलब इन्होंने फैसिलिटेट किया था कि इन्फिल्ट्रेशन हो। हमें ये भूलना नहीं है कि एक एबीटी का जंगी यहाँ पे आतंकी पकड़ा गया, फिर हमको पता चला कि उसका वो आतंकवादी का मां बोल रही है कि मेरा लड़का तो टीएमसी कर रहा है।
मतलब जो टीएमसी के साथ संपृक्त था वही आतंकवादी भी था। ये था चित्र टीएमसी का। टीएमसी ने ये माहौल बना के रखा था कि आतंकवादियों को लगता था कि पश्चिम बंगाल एक सेफ हैवन है। ये उन्होंने क्यों किया था, इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। और इन्होंने फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाया था। इस आतंकवादियों का भी बनवाया था और घुसपैठियों का भी बनवाया था। अभी जब हमारा सरकार आया है, भाजपा का सरकार आया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 से 12 दिन के अंदर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जगह दे दिया है। और हमने जो कार्रवाई का जो स्टेप्स लिया है उससे आप देखिए घुसपैठिए जो है वो खुद ब खुद भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब्रसेन जी आप लोग लगातार लाखों करोड़ों घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, लेकिन अभी संख्या भले ही एक है, अपने आप में निश्चित तौर से चिंताजनक है, लेकिन वो संख्या, उस संख्या से बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अभी बॉर्डर पे मौजूद हैं, आप लोगों के दावे बहुत बड़ी संख्या के थे, वो एक मिसमैच दिखाई पड़ रहा है अभी। जी भाई साहब, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ने भी यह बताया है कि खुद ब खुद भाग जाओ, नहीं तो पश्चिम बंगाल सरकार जो करना है वो करेगी। जगह जगह पे होल्डिंग सेंटर बन रहे हैं। अगर लोग खुद ब खुद नहीं गए, अगर ये घुसपैठिए खुद ब खुद बांग्लादेश वापस नहीं गए, पुलिस अपना कार्रवाई करेंगी, इनको पकड़ेंगे और फिर वापस भेजने का जो जो प्रावधान है वो हम लागू करेंगे। मतलब कोई भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के भूमि में नहीं रहेगा। साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन नहीं करने देंगे, गजवाए हिंद नहीं करने देंगे हम। ये हमारा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। नंदिता जी, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप पश्चिम बंगाल को बहुत करीब से, लंबे समय से, दशकों से देख रही हैं। अभी जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं शुभेंदु सरकार के आने के बाद, लोग खुद ब खुद बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाना चाहते हैं, जिस प्रकार से होल्डिंग सेंटर में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये तो स्टैब्लिश करता है कि ममता दीदी की सरकार में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से फैसिलिटेशन स्थिति थी उन घुसपैठियों के लिए, उनको संरक्षण दिया जा रहा था। और अब जब निजाम बदला है, सरकार बदली है, तो वो भय दिखाई पड़ रहा है घुसपैठियों में। ये देखिए, ये बात तो साबित हो गया कि घुसपैठिया थे, क्योंकि जो चित्र हमने सामने आ रहे हैं, ये खासकर उत्तर 24 परगना जिले की हकीमपुर जो बॉर्डर है वहां पर जो देख रहे हैं जितने सारे लोग, वहां पर काफी भीड़ भी जम गई थी। ये शुरू हुआ है संडे के बाद से। संडे जब चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा किया कि होल्डिंग सेंटर बनेंगे, उसके बाद ही एक अफरा तफरी मची और जो लोग अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे वो लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और बॉर्डर में खड़े हो गए। इसमें दो पहलू है। एक पहलू है कि ये तो हमारे इलेक्शन का एक एजेंडा भी था कि घुसपैठिए का जो एजेंडा था कि बहुत सारे घुसपैठिया बंगाल में है। लेकिन जो वो आप खुद ने बोले कुछ देर पहले कि जो संख्या बताई जा रही है वो संख्या से इसका जो है काफी मिसमैच है जी, कि लाखों करोड़ों, ऐसा काफी मिसमैच है। इसमें दो चीज है। एक चीज है, ये लोग इतने दिन से रह रहे थे तो सरकार ने क्यों इसको नहीं निकालने के, पूर्वतन सरकार ने इन लोगों को निकालने की कोई कोशिश नहीं की। दैट इज लैक ऑफ देयर प्रशासनिक उनका फेल है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि बॉर्डर जो है वो बीएसएफ के अंडर में है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। वो बॉर्डर से पार करके अंदर कैसे आए, वो भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग दलाल को पकड़ के, जो कोई बोल रहा है, आप शायद देखे होंगे जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें कोई बोल रहा है कि मैं 10,000 दे के आया हूँ, 20,000 दे के आया हूँ। और काफी लोगों के पास, किसी के पास वोटर कार्ड है जो यहाँ पर बनवाया गया है, काफी लोगों के पास नहीं भी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही वोट बैंक के लिए आए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत ही गरीब हैं, उनको वहां पर कुछ नहीं हो रहा था तो वो सोच रहे थे कि इधर आके, बट एनी हाउ इट इज नॉट सपोर्ट, इसको सपोर्ट किया नहीं जा सकता है क्योंकि दूसरे देश के अवैध लोग क्यों हमारे देश में रहेंगे। बिल्कुल, और हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे देश के लोगों के रिसोर्सेज पे हम उनका खर्चा क्यों वहन करें, ये मतलब अपने आप में बड़ा बिल्कुल सवाल खड़ा हो कर सकते हम लोग कोई। हाँ, और ये शायद इसी जी नंदिता जी, शायद इसीलिए शायद राष्ट्रीय सुरक्षा, जो नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर भी जब बात होती थी तो राजनीतिक बहस बहुत तेज होती थी। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि अब कुछ दिनों में जो बंगाल में बदली हुई हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें ममता दीदी के समय के भ्रष्टाचार की कलई खुलती दिखाई पड़ रही है। महिलाओं की लक्ष्मी योजना में किस प्रकार से गलत लोग लाभार्थी के तौर पे पैसा ले रहे थे, वो स्थिति, और दूसरा, बड़े बड़े टीएमसी के नेता टीएमसी से इस्तीफा दे रहे हैं और कई गंभीर आरोप पार्टी के बड़े नेताओं पे लग रहे हैं। तो ये भी अपने आप में अंदर खाने दिखाई पड़ रहा है, पहले का भ्रष्टाचार और अपने ही लोग अपनों पे आरोप लगा रहे हैं टीएमसी में।
कहीं न कहीं आयेंद्र प्रताप सिंह जी, ये बात सही है, इसलिए कि आज जनता ने जनादेश जिस हिसाब से हम लोगों को दिया है, तो ये कहीं हम लोगों को विपक्ष में बैठाया, तो इसकी ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सामने में आ रहा है, तो ये बात कहीं न कहीं दुरुस्त हो रही है। उसकी वजह ये है कि इतना होने के बावजूद भी आज हम सत्ता में नहीं है। आज हम सत्ता के समझिए हम अपोजिशन में बैठे हैं, तो यहाँ की जनता देखिए हमेशा जनार्दन होती है। जनता ने जनादेश हमारे अगेंस्ट में दिया है, जिसको हमको स्वीकार करना होगा, ग्रहण करना होगा। और ये बात है, बिल्कुल सही है, इससे इनकार नहीं किया सकता। लोगों में समझिए बहुत आक्रोश है, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में जो उच्च स्तरीय नेता है, वो समझ लीजिए कि वो इलाके में है ही नहीं। जो कहीं न कहीं समझ लीजिए कि जो जितने भी जो नीचे क्लास के लीडर है या फिर कार्यकर्ता है, उनके अंदर में बहुत डर है, बहुत खौफ है कि हमारे जो नेता थे हमारे बीच में नहीं है। आपने देखा होगा कि जहांगीर खान समझ लिए कि विड्रॉ कर लिए, वो अपने जिस हिसाब से वहां इलेक्शन वो फालता से लड़ रहे थे, उनके आगे पीछे कोई भी नेता नहीं थे, उनके भी क्या नाम है उसको कैंपेनिंग करने के लिए कोई भी लोग सहायता नहीं कर सके। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए आज जो टूट रही है पार्टी, तो इसकी ये वजह है, कहीं न कहीं ये हम लोगों के अंदर बहुत अंदरूनी मामला सही नहीं थे, और डिक्टेटरशिप कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप दिखाई देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही, ममता दीदी की तानाशाही आप स्वीकार रहे हैं, मतलब ये। लेकिन निजाम बदलने के बाद आपके अंदर स्वीकारता आ रही है, तो ये कम से कम पार्टी के बड़े नेताओं को भी कहिए। अब्रसेन जी, लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी के तमाम बड़े नेता अभी भी सवाल इस बात को लेकर आज उठा रहे हैं कि साहब आपने जो सामाजिक योजनाओं के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है, वो कह रहे हैं कि साहब इसके माध्यम से आप कई जो जेन्युइन लाभार्थी होंगे उनका हक मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आप तुष्टीकरण करेंगे, वो ऐसा आरोप आप पे लगा रहे हैं। अब्रसेन जी, देखिए, ये तो अभी प्रूवन है कि जो घुसपैठिए लोग थे उनको भी ये लोग वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के सुविधा दे रहे थे, टीएमसी सरकार दे रही थी। ये तो टीएमसी का बाप का संपत्ति नहीं है, बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये तो पब्लिक मनी है, टैक्स का पैसा है। फिर हमारे भारतीय के टैक्स के पैसे से घुसपैठिए को वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का सुविधा टीएमसी गवर्नमेंट ने कैसे दिया था? 30 लाख ऐसे फर्जी नाम आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो गए। आप समझ सकते हैं, अगर महीने में 1,500 रुपए करके भी 30 लाख लोगों को दिया जाए तो पर महीना कितना करोड़ रुपए ये लोग दे वर थ्रोइंग डाउन द ड्रेन ये घुसपैठियों के लेकर। ये था टीएमसी का गवर्नेंस। अभी हमारी सरकार आई है, हम ये सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे पैसों को, ऐसे सरकारी बजट को हम ड्रेन में नहीं जाने देंगे। हम सही तरीके से पूरा जांच करेंगे और जो जो लाभार्थी उनको जिनको देना चाहिए उनको ही देंगे, उनको ही मिलेगा। और 1,500 नहीं, जो लक्षित भंडार वो तो रिप्लेस हो जा रहा है, अन्नपूर्णा योजना 3,000 रुपए करके मिलेगा उनको, महिलाओं को मिलेगा और सबको मिलेगा, एकदम सही तरीके से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी नंदिता जी, सवाल ये कि पिछली सरकार का भ्रष्टाचार भी खुल के आ रहा है और टीएमसी की अंदरूनी कलह, जो इंटरनल फाइट है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, ये एक अद्भुत परिस्थिति है, क्योंकि पिछले बार भी बीजेपी को सिर्फ 77 सीट्स मिले थे, टीएमसी को इस बार तो उससे ज्यादा मिले हैं, 80 सीट। तो वो लोग कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की रोल प्ले कर सकते थे। अचानक ही उनके पार्टी में जो ये ऐसा टूटने की कगार पे आ गए हैं, ये शायद मैंने मतलब बंगाल के इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में तो कभी नहीं हुआ। मतलब अजीब ही एक स्थिति है। तो मतलब ये एक चीज तो स्पष्ट कर देता है कि लोगों के अंदर जो था, जो वो इलेक्शन के रिजल्ट में भी दिखा गया है कि लोगों के अंदर जो भड़ास थी वो निकल के बाहर आए हैं। तो अब लग रहा है टीएमसी के नेता लोगों के अंदर भी जो भड़ास थी वो भी अब बाहर निकल के आ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि उनके पार्टी में वो अपना मत या भड़ास निकालने की जगह नहीं थी उस टाइम। अब जब पार्टी सत्ता से चली गई है तब उनके भड़ास निकाल के आ रही है। ये भड़ास तो एक दिन का नहीं हो सकता है ना, कि ऐसा नहीं कि आज ही बोल रहे हैं। ये उनके मन में जमते बिल्कुल, ये लंबे समय से दबी हुई फीलिंग्स होगी जो अब निकल के आ रही। नंदा जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ रही। तमाम ऐसे असामाजिक तत्व, इन सोशल एलिमेंट जो टीएमसी के राज्य में उनको बहुत संरक्षण मिला हुआ था, पुलिस अब उनको पकड़ के जनता के बीच में नुमाइश कर रही है। एक परसेप्शन के लिहाज से देखा जाए, कानून का राज स्थापित होता दिखाई पड़ रहा है।
देखिए, ये बात तो भ्रष्टाचार की बात को तो आप नकार नहीं सकते हो ना, कोई जगह ही नहीं है नकारने की, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए आज टीएमसी के नेता लोग जहां भी जा रहे हैं उनको चोर चोर सुनना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप गांव शहर की बात तो आप छोड़ दो, आप गांव देहात में भी जाओगे, वहां पर जंगल के अंदर आदिवासी इलाकों में भी टीएमसी के नेता ने इतने बड़े बड़े सब महल बना के रखे हैं। तो ये तो साफ है कि करप्शन लेवल जो था वो एकदम मतलब पॉइंटलेस, मतलब कोई उसका कोई वो ही नहीं था, बहुत ऊपर के करप्शन लेवल था। तो एक तरीके से चुनाव के समय में बीजेपी की ओर से जो तमाम एलिगेशन लगाए जाते थे और पीएम मोदी ने कहा था कि साहब आप हमको वोट दीजिए, हम आपको आज़ादी देंगे, और तमाम चीज़ों से आज़ादी, कैसी आर्थिक आज़ादी और इस प्रकार की टीएमसी के पूरे राज्य से आज़ादी, तो शायद कम से कम वो राजनीतिक जो आरोप थे उस समय कहे जाते थे वो सच थे बंगाल में, तो शायद इसीलिए इतना बड़ा जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों को। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो बात होगी कर्नाटक के सियासी ड्रामे की, जहां पर सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा हुआ है और डीके शिव कुमार के लिए रास्ता खुलता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से चल रहा सत्ता संघर्ष अब नए मोड़ पे पहुंच चुका है। करीब 3 साल तक चली खींचतान, बयानबाजी, शक्ति प्रदर्शन और दिल्ली दरबार में बैठकों के बाद आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या सत्ता का ये ट्रांसफर कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य कर पाएगा या फिर अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में नई मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। कर्नाटक की सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी, सियासी समीकरण और उसके राजनीतिक मायने क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के सियासी नाटक से आखिरकार पर्दा गिर गया। कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अंदरूनी कलह, लंबी खींचतान, बेंगलुरु से दिल्ली तक चली मैराथन बैठकों और महीनों की अटकलों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजभवन पहुंचकर आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद अब पावर ट्रांसफर का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए यह संवैधानिक है कि हमें सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता साझेदारी का सूत्र जटिल होता जा रहा था।
एक तरफ अनुभवी और लोकप्रिय सिद्धारमैया, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की कमान संभाली और कई योजनाओं को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ पार्टी के संगठनात्मक चेहरा डीके शिवकुमार, जो पार्टी के कर्णधार और जमीनी ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। पावर बैलेंसिंग के लिए दोनों के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन लगभग 3 साल गुजर जाने के बाद भी जब सिद्धारमैया ने वादा नहीं निभाया, तो डीके शिवकुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की, जिसका असर ये हुआ कि आलाकमान ने दखल देते हुए डीके शिवकुमार को सत्ता सौंपने का आदेश दे दिया। सत्ता और पावर के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के बीच भले मनमुटाव रहा हो, लेकिन सिद्धारमैया ने कुर्सी छोड़ी तो डीके शिवकुमार ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनका पैर छुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो सिद्धारमैया का पैर छूकर डीके शिवकुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश भी दिया है, जिससे आगे उन्हें सरकार चलाने में परेशानी न आए। कर्नाटका कांग्रेस एक साथ है। आज तस्वीरें देखिए किस तरह से डीके शिवकुमार जी ने सिद्धारमैया जी के पैर छुए, उन्हें गले लगाया सिद्धारमैया जी ने। कोई भी सिद्धारमैया जी का विधायक ने, कोई भी डीके शिवकुमार जी का विधायक ने, सारे कांग्रेस के विधायक है। आलाकमान का फैसला सिद्धारमैया ने भले मान लिया है, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का एक धड़ा ऐसा है जो सिद्धारमैया को ही अपना नेता मानता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये नाराज कांग्रेसी डीके शिवकुमार की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी जमीन को कमजोर करते हैं। वहीं इस सियासी घटनाक्रम पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए ओबीसी वर्ग के प्रति कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी बड़े दिनों से ज्ञान बांट रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, जाति जनगणना, ओबीसी। अब तो मैं उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखता हूँ तो सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सुक्खू जी है, सतीशन जी है, रेवंत रेड्डी जी है। दूरबीन से भी देखने पर ओबीसी समाज से कोई नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भले आज ऑल इज वेल वाला मैसेज दे रहे हों, लेकिन सिद्धा समर्थकों का यह गुस्सा बता रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक धड़ा आलाकमान से नाराज हो चुका है, जिसका खामियाजा हो सकता है आगामी चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली यानी ओएसएम को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तकनीकी और भुगतान संबंधी शिकायतों की समीक्षा की। सरकार ने जहां एक तरफ पारदर्शिता बढ़ाने वाली इस नई डिजिटल व्यवस्था का बचाव किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर सामने आए मामले के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया में छात्रों को आ रही तकनीकी और भुगतान संबंधी परेशानियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सीबीएसई ने इस बार लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पन्नों से जुड़ा विशाल डिजिटल मूल्यांकन अभियान चलाया है। करीब 17 लाख छात्रों की 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन समझने का अवसर देती है। दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान इसी तरह की डिजिटल व्यवस्था अपना रहे हैं। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। एक एक कॉपी में 40 पेजेस है, लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की मदद ली गई है, जो तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं की जांच कर रहे हैं।
वहीं भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीबीएसई पोर्टल को एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के पेमेंट गेटवे से जोड़ा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा और किसी भी स्थिति में उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए। उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को सीबीएसई के साथ जोड़ा, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर सरकार द्वारा शुरू की गई हर सुधार पहल का विरोध करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है, ये राजनीति के समय नहीं है। जो परीक्षार्थी बच्चों को उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। सीबीएसई पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर चुका है जिनमें उन्होंने ओएसएम प्रणाली पर सवाल उठाए थे। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में ओएसएम प्रणाली को बड़ा कदम बताते हुए सरकार ने साफ किया है कि हर शिकायत का समाधान होगा और छात्रों के हित सर्वोपरि रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार हर सुधार के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इस प्रकार की हिलाहवाली के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का लगातार भरोसा मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। मसाला ओए, छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर गुजरात से। एक तरफ विकास परियोजनाओं का विस्तार, दूसरी तरफ गांव, गरीब और किसानों को मजबूत बनाने का संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा सिर्फ उद्घाटन और लोकार्पण तक सीमित नहीं, बल्कि इसके जरिए विकास को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का संदेश भी साफ तौर पर दिखाई दिया। जल संरक्षण से लेकर शिक्षा और स्थानीय प्रशासन तक कई परियोजनाओं के जरिए विकास की नई तस्वीर देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे में आम लोगों से सीधा संवाद भी किया, तो आम लोगों से मुलाकात भी करते वो नजर आए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं।
जहां उन्होंने विकास को जन जन तक पहुंचाने और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का संदेश देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यह दौरा न केवल विकास कार्यों का उत्सव है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को मूर्त रूप देने वाला भी है। गृह मंत्री ने गांधीनगर के जेड़वा गांव में एक ऐसे तालाब का लोकार्पण किया जो पूरे साल पानी से लबालब और हरियाली से भरा रहेगा। सूखे की मार झेल रहे गांव के लिए यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का आधार बनेगा। अमित शाह ने इस मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया, जो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसी क्रम में खतराज में अरविंद फाउंडेशन द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये कार्यालय अब स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने का केंद्र बनेगा। इसके अलावा गांधीनगर के कलोल में मोती भोयन प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया। गांधीनगर के बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने माता उमिया धाम परिसर में नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। यह परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात के विकास को नई दिशा देने वाली साबित होगी। खासकर पाटीदार समुदाय की युवा पीढ़ी और स्थानीय छात्रों के लिए माता उमिया धाम, जो पाटीदार समाज की कुलदेवी मां उमिया के भव्य मंदिर परिसर के रूप में विकसित हो रहा है। और अब यहां हॉस्टल बनने से दूर दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव भी बना रहेगा। अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल के पास जलून में नवनिर्मित लाइब्रेरी का लोकार्पण एवं जलून प्राथमिक विद्यालय का शिलान्यास भी किया। अमित शाह का यह गुजरात दौरा विकास और सुरक्षा के दोहरे संकल्प को एक साथ लेकर आया है। एक तरफ जहां जल, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं और जनसंख्या संतुलन की रक्षा भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक काम किया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई, जिससे आज हमारे युवा तेजी से देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पहले कार्यकाल से युवाओं को बहुत विशेष फोकस रखा और स्किल डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है वो पहली बार बना। 30,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया। युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार, इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं को हर तरह से आगे बढ़ने का अवसर मिला। चाहे आज मैं कहूँ कि जो सम्मान घर बनाए गए 12 करोड़ से अधिक, या लखपति दीदी योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस पहुंची, तो इससे महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वहीं विपक्ष की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए विपक्ष को देश के बारे में सोचना चाहिए। विपक्ष ओछी राजनीति करता है, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। कई बार बड़े बड़े चुनौतियां देश के सामने आई और उस समय जो भी सरकार होती थी, उस समय पक्ष विपक्ष नहीं होता था, उस समय राष्ट्र प्रथम होता था कि सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद मैं हूं। तो ये वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया उसका सामना कर रही है कि ये कोई एक देश की बात नहीं है कि कोई भारत के द्वारा ये समस्या नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है या भारत की सरकार ने बनाई है। पक्ष को चाहिए कि इस समय ये ऐसी क्षुद्र राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनकी इन्हीं राजनीति के कारण से देश की जनता लगातार उनको बार बार उनको देखे सही रास्ता दिखा रही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर होगी होर्मुज पर ईरान और अमेरिका क्यों एक बार फिर से दिख रहे हैं आमने सामने, और बातचीत के बजाय हमले क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, इस खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बस 2,000 इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हमले, ड्रोन इंटरसेप्शन और जवाबी कार्रवाई के दावों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या दुनिया फिर से एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ जाएगी। ना सुलह की राहें दिखती हैं, ना तकरार थमने का नाम। हॉर्मुज की लहरों में अब भी हमलों का ही पैगाम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी ड्रोन्स पर हमला किया और ईरानी ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह कर दिया, तो वहीं बदले की कार्रवाई के तहत ईरान ने भी खाड़ी इलाके में एक अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। इस दौरान कुवैत की सेना ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इस हफ्ते ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज के आसपास हमले किए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज से बिना उसकी मर्जी के निकलने की कोशिश कर रहे कई वाणिज्यिक जहाजों को बल प्रयोग कर वापस लौटा दिया। एक तरफ हमलों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समझौते की मेज सजने की बातें हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही दिशा में है, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज पर नियंत्रण, प्रतिबंधों की जंजीरें और विदेशों में फ्रीज पड़ी अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति, ये वो कांटे हैं जो समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। हाल ही में ईरान और ओमान ने हॉर्मुज कंट्रोल मॉडल का प्रस्ताव पेश किया था। ईरान का स्टेट टीवी इसे शांति का मार्ग बता रहा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में कहा, अमेरिका ईरान से किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे उसकी शर्तें पूरी न हों। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान के किसी भी तथाकथित नियंत्रण को अमेरिका कतई स्वीकार नहीं करेगा। यदि जलमार्ग में बाधा डालने की कोशिश की तो वो ईरान और ओमान को सैन्य बल से जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जलमार्ग हर हाल में वैश्विक व्यापार के लिए खुला रहना चाहिए। प्रतिबंधों में राहत या फ्रीज्ड संपत्ति को मुक्त करने की मांग को राष्ट्रपति ने सिरे से नकार दिया है। ईरान का तर्क है कि शुरुआती बातचीत में परमाणु मुद्दे को नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि परमाणु हथियारों पर लगाम लगाए बिना कोई भी समझौता अधूरा है।
अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और मौजूदा संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे। ट्रंप ने यहां भी एक सख्त लकीर खींच दी है। उनका कहना है कि यूरेनियम का चीन या रूस को हस्तांतरण इसका समाधान नहीं है। इधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की धमकियों की तीखी निंदा की है, तो उधर अमेरिका ने ईरान की पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को ही प्रतिबंधित कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों देश अपने अपने ईगो और हितों पर अड़े हैं। शांति की कोई भी किरण अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। खाड़ी की लहरें अब शांति का गीत नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े तूफान की चेतावनी सुना रही हैं। क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीति के कोई और रास्ते खुलेंगे? दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर टिकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की है। कैनबरा में संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जो पहले ही दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, इस दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की जमकर तारीफ की है। India, of course, has the largest population in the world, but it will also grow to be the third largest economy in the world over this decade. That is an extraordinary opportunity for us in our region. We're a Pacific nation, but we are also an Indian Ocean nation as well. And our trading relationship has been enhanced by the Economic Cooperation and Trade Agreement, and we're further drawn together through culture, education, and of course the international language of cricket. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से मेजबानी करने की उम्मीद जताई और कहा कि यह मेरे लिए बेहद सम्मान की बात होगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय की भी खुलकर सराहना की। I'll have the privilege of hosting Prime Minister Modi here soon, a privilege I look forward to repeating for the second time. Like last time, Prime Minister Modi's visit will be made extraordinary by so many of the million-strong Indian Australian community, the largest growing migrant community in Australia. It's a community that has added so much through their love of this country, their spirit of generosity, and through generations of hard work and aspiration that have strengthened our economy and enhanced our society. तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की तारीफ करते ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अपनी संसद में नजर आए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MD का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच MD। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों में टीम खिताब जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल टीम के 9 पदक जिसमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं और महिला टीम के 10 पदक जिसमें स्वर्ण पदक भी शामिल है का उल्लेख किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ग्रीको रोमन टीम ने 8 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जो एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने पहलवानों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इस 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रप्रथम की भावना से मोदी सरकार के तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज़ एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन 12 वर्षों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। वन्य जीवन सिर्फ जंगलों, जानवरों या जैव विविधता तक सीमित नहीं है। यह जीवन संतुलन और मानवता के भविष्य से जुड़ा है। बाघ की दहाड़ से लेकर अमूर फॉल्कन की उड़ान तक, सुंदरबन में मैंग्रोव जंगलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है। वन्य जीव संरक्षण के 12 साल के सफर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को पर्यावरणीय शासन के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब केवल जानवरों को बचाना ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना भी है। पिछले एक दशक में लगभग 2% की वनावरण में वृद्धि हुई और फाओ की भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने वन क्षेत्र को बचाया है और बढ़ाया है, और उसका जो स्थान है वो पहले 10वें स्थान पे था, वो 9वें स्थान पे बढ़ के पहुंचा है, और नंबर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाने में भी उसका 3रा स्थान है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत के संरक्षित क्षेत्रों का अभूतपूर्व विस्तार रहा है। 2014 में भारत में 757 संरक्षित क्षेत्र थे। आज यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है, जो करीब 1,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 574 वन्य जीव अभयारण्य, 145 संरक्षण रिजर्व और 300 से अधिक सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। यह बड़ा विस्तार आवास संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने वन्यजीव आवासों की संपूर्ण विकास योजना के जरिए प्रमुख वन्यजीव कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है। शिकारोधी अभियानों, आवास सुधार, वन्यजीव निगरानी और प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। भारत में शेरों की संख्या 2020 की 674 से बढ़कर 2025 में लगभग 900 हो गई। देश के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जंगलों में 700 से अधिक हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा भारत ने पहली बार समन्वित नदी डॉल्फिन गणना अभियान चलाया, जिसमें 6300 से अधिक गंगा नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। ये उपलब्धियां वन्यजीव संरक्षण में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमता को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर वैश्विक सफलता की कहानी बनकर उभरा है।
भारत में बाघों की संख्या 2014 की 2226 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। आज दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। मोदी सरकार ने हाथी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में हाथी रिजर्व की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए रिजर्व बनाए गए हैं। मोदी सरकार के दौरान सबसे उल्लेखनीय संरक्षण अभियानों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास रहा है। राजस्थान में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, आवास सुधार और आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर जैसी नई संरक्षण पहले भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और वन पुनर्स्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में रामसर साइट्स की संख्या 2014 से पहले की 26 से बढ़कर आज 99 हो गई। मोदी सरकार के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि भारत में चीता पुनर्वास परियोजना रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत दशकों बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी हुई है। कुल्लू नेशनल पार्क एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र बनकर उभरा है, जबकि गांधी सागर और बन्नी को भी भविष्य के चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा भी की। आज इस गठबंधन में 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिससे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और मजबूत हुई है। पिछले 12 सालों में भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा एक वैश्विक सफलता की कहानी बन गई है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए हैं फ्रेश